अस्सलाम क्लास 10 हम पढ़े थे डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसको हमने लास्टली बड़े अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आई होप डैट कि आपने याद भी कर लिया होगा। आज हमने पढ़नी है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आ भी चुका है और है भी बहुत ईजी। हमने बताना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात क्या हैं, तो हम पहले रीड कर लेते हैं। एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम। जैसे कि हमने मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जब उसको क्लोज सिस्टम में रखा गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्लोज सिस्टम में बाहर तो नहीं जा सकती, तो क्या हुआ, वो दोबारा से कंबाइन की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, उसने दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। यानी इक्विलिब्रियम जो है वो तभी अटेनेबल है जब आपका सिस्टम क्लोज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी और नीचे लिखा भी हुआ था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। थर्ड पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इवन फिजिकल कलर डेंसिटी etc रिमेन द सेम। यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जब है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो भी चेंज नहीं होती। ठीक है, और इनफैक्ट उनका कलर डेंसिटी, ठीक है, ये सब भी सेम रहते हैं, इनमें कोई जो है वो फ़र्क नहीं आता। फोर्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। चाहे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, या रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही स्टेट में इक्विलिब्रियम को एक क्लोज सिस्टम में, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन अचीव किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। ठीक है, वो कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जिन पे इक्विलिब्रियम स्टेट डिपेंड करती है, तो वो है कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। या तो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, प्रेशर से भी डिस्टर्ब होगा और कंसंट्रेशन से भी डिस्टर्ब होगा। यानी पहले अगर मैं 1 मोल यूज़ कर रही थी कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, तो अब मैंने उसकी जगह 2 मोल्स ऐड कर दिए हैं, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन अगर आपका सब कंडीशन वैसी हैं तो वो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन भी कर लेगा। टेस्ट योरसेल्फ 9.1 में 3 क्वेश्चन मेंशन हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको दे देने चाहिए खुद ही। वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन चेंजेस टू रिवर्स एंड रिवर्स रिएक्शन अगेन चेंज टू फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक इसको कंडीशन जो है वो मिलती रहती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप पीछे से इसकी डेफिनेशन कर लें, ठीक है, और एग्जांपल भी वहाँ मेंशन है बिल्डिंग की, वो भी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है, वाई द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्लास रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाती है तो उनका रेट है जो इक्वल और ऑपोजिट होता है। अब जो कंसंट्रेशन है ना, हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने रिएक्टेंट हैं, यानी अगर 50% रिएक्टेंट है तो ये भी ज़रूरी है कि 50% ही प्रोडक्ट हो। नहीं, ऐसे नहीं है, बल्कि उस रिएक्शन मिक्सचर में जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद है वो उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि ऊपर पॉइंट नंबर 3 में मेंशन भी किया गया कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गलबर्ग और वैक ने 1869 में इसको प्रपोज़ किया था, ठीक है। इट स्टेट्स एज, यानी इसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिफ़ाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप ये मेंशन करेंगे
The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. Rate का मतलब होता है जब आप उस चीज़ की टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी जब और एक्टिव मास इस डेफिनेशन से मुराद है वो मास जो पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में उन सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इस फिनोमिना को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एक्टिव मास इज़ कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट है मोल्स पर dm³, और इसको ब्रैकेट में हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिव मास को हमेशा आपका जो भी है सब्सटेंस, ठीक है, जो भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और हम खुद अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब है मोल्स पर dm³। यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल दी है जिसमें A प्लस B कंबाइन करते हैं, यानी रिएक्टेंट हैं, और बना देते हैं आफ्टर फॉरवर्ड रिएक्शन C प्लस D जो कि प्रोडक्ट है। और अगेन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और C प्लस D दोबारा से चेंज हो जाता है इनटू A प्लस B। Suppose molar concentration of A, B, C and D are the molar concentration of A, B, C and D respectively। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी आपके जो रिएक्टेंट है A और B इनकी मोलर कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब जब आप इसके कांस्टेंट के साइन को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा इक्वल, और आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसमें आपके पास कांस्टेंट आएगा Kr। अब हमें पता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, KF AB इज़ इक्वल टू KR CD। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, KR को उस साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AB को इस साइड पे ले जाएंगे तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया जो कि है KC विच इज़ इक्वल टू KF एंड KR। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ KC, तो इट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इनको डिवाइड करते हैं, तो तब हमारे पास आता है KC एक्सप्रेशन विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, यानी वो रेट, वो कांस्टेंट जिसकी वजह से एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के। ठीक है, यानी जो भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। चाहे आप फॉरवर्ड की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर आप रिवर्स की तरफ देख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास आ गया KC एक्सप्रेशन। इस KC एक्सप्रेशन की मज़ीद इन्होंने एक डेरिवेशन दी है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। यहाँ पर जो है वो मोलर कंसंट्रेशन को मेंशन कर दिया गया है। स्मॉल a में आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है उस सब्सटेंस A की। ठीक है, यानी A को हमने कितनी कंसंट्रेशन में लिया। इसी तरीके से स्मॉल b की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, स्मॉल c जो है वो कैपिटल C की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, और स्मॉल d जो है वो कैपिटल D की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। AB हो गए आपके रिएक्टेंट और CD हो गए आपके प्रोडक्ट। अब आप इसी केमिकल रिएक्शन के लिए पहले लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आप हमेशा जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको
ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A to the molar B to the molar concentration of B। और रेट ऑफ फॉरवर्ड को जब आप इसके कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब ख़त्म करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट आता है KF, where KF is the rate constant for the forward reaction। Similarly the rate of reverse reaction, इसी तरीके से आप reverse reaction भी लिख लेते हैं। reverse reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of C and D। ठीक है, तो अब आप इसके प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो इज़ इक्वल टू KR आ जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब हम क्या लिखेंगे, RF इज़ इक्वल टू RR। अब RF की वैल्यू लिख ली और RR की वैल्यू लिखी, और जैसे अपने पहले किया था KR उस साइड पे चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, और A B जो है उस साइड पे चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास KC एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आप लिखेंगे। जब आपको मोलर कंसंट्रेशन भी बता दी गई हैं तो आप उसको पावर फॉर्म में ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अक्सर क्लास इस तरह के 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के बताएं आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया गया है और अब आपसे कहा गया है कि इसकी KC वैल्यू लिखें। ठीक है, या फाइंड आउट करें KC वैल्यू। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दी गई है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन्होंने रिएक्शन दिया है इसकी फॉर्मेशन का, जिसमें N2 कंबाइन करते हैं O2 के साथ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैस बन जाती है। तो सबसे पहले हमने इस केमिकल रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, RF इज़ इक्वल टू KF। रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे N2O2, और फिर आपने लिखा रिवर्स रिएक्शन के लिए RR इज़ इक्वल टू KR, और आपने प्रोडक्ट वाली साइन। अब देखें NO के साथ है 2, तो 2 है इसकी मोलर कंसंट्रेशन। तो आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप जब इसको KC डेरिवेशन सॉल्व करते हुए आप इसको पावर फॉर्म में ऊपर मेंशन करेंगे, जैसे ही हमने स्मॉल c स्मॉल d में, स्मॉल a और स्मॉल b में किया था। अच्छा, अब मैं इसकी KC वैल्यू लिखूँगी। KC वैल्यू कैसे लिखी जाती है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है। तो देखिए NO की पावर 2 को